हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक परिवर्तन के बारे में। क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? परिवर्तन के बारे में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के। परिवर्तन कितने टाइप के? 2 टाइप के। ठीक है, यहाँ पर एक था भौतिक परिवर्तन और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। याद होगा, भौतिक परिवर्तन था और दूसरा क्या था? रासायनिक परिवर्तन था। और हम लोग लिखे थे इसमें लिखे थे कि ये अस्थायी परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता, इसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है। ये ऐसी सारी चीज़ें पढ़ी थी। या फिर हम कह सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे हो गया रंग, जैसे हो गया कठोरता, जैसे हो गया घनत्व, ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, ये सब जो है ना, ये सब इसमें मुख्य रूप से ये घनत्व और ये सब जो है ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, वाष्पन, ये सारी चीज़ें ये बदलते हों लेकिन रासायनिक संघटन नहीं बदलते हों। ये बदलते हों लेकिन रासायनिक संघटन नहीं बदलते हों। रासायनिक संघटन नहीं बदलते हों, हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हों, उसे, या हम कह सकते हैं कि रासायनिक संघटन में भी परिवर्तन होता हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है सेम टू सेम इसके जैसा ही है, बस लिख लेना है। हालांकि हम पिछले वीडियो में लिखवा भी चुके हैं। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिए हुए थे कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोमबत्ती का जलना अगर पूछा जाए कि कौन सा परिवर्तन है, तो अगर ये आपके पास कोई मोम है और इस मोम को जलाया गया है, इस मोम को अगर जलाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मोम जब जलेगा तो यहाँ से टपक टपक के ऐसे करके कुछ मोम इधर आएगा। और जब हम यहाँ पर कोई व्यक्ति का हाथ वगैरह लगाएंगे तो क्या होगा? इसके हाथ के नीचे यहाँ पर कालिख जमेगा। तो कालिख जमा तो क्या हुआ? नया पदार्थ बना। और यहाँ पर ये पिघल के यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो पिघला हुआ है तो मोम ही तो है कि क्या कोई दूसरा चीज़ है? मोम है। यानी कि यहाँ पर मोम का मोम मिल गया, यहाँ पर नया पदार्थ बन गया। तो जहाँ पर बस ये ठोस अवस्था में था, पिघल के द्रव अवस्था में आ गया, तो बस अवस्था बदले, इसका गुण नहीं बदले, नया पदार्थ न बने और अस्थायी परिवर्तन दिखा रहा है। मतलब क्या है आपको? भौतिक परिवर्तन। मतलब मोम का यहाँ पर जो पिघलना है वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पर जल के जब नया पदार्थ कालिख बन रहा है, तो कालिख नया पदार्थ बन रहा है, मतलब कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये पूछता है कि मोम का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस परिवर्तन से संबंधित ही कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को समझते हैं, जिसमें अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 10th का ये वीडियो है, क्लास 10th का ये 2nd वीडियो है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देख लें आप। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है अपना जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर है आपको, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। और किस बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, हम लोग भारती भवन के प्रकाशन से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी हम पढ़े हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए पदार्थ का निर्माण होते रहता है। तो नए नए पदार्थ का निर्माण होता रहा,
तो वही जो है अपना नया गुण वाला अगर पदार्थ बना तो वही अपना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। आते हैं देखते हैं, पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, ये देखिए, पहले हम यहीं से लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यहीं से इसकी परिभाषा हम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इस चीज को समझेंगे, अब इस चीज को अच्छे से समझेंगे, क्या बोला गया है। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सही से समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, यहाँ पर ये पदार्थ लिख लेना, आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। ये है आपके पास हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये है आपके पास दोस्तों ऑक्सीजन गैस, क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़े, तो आपस में जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनाए, जल, क्या बनाए, जल। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में होता है, गैस है। ऑक्सीजन जो है किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। और जल जो है ये किस अवस्था में है, लिक्विड, द्रव अवस्था में है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है, इसका काम क्या है, जलना। इसका काम क्या है, जलना। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इसका काम क्या है, जलाना। इसका काम क्या है, जलाना। और अगर हम जल का काम देखें तो ये क्या करता है, बुझाना। इसका काम क्या है, बुझाना। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप यही देख रहे हैं कि ये एक पदार्थ है हाइड्रोजन, इसका गुण अलग है, जलने का गुण है। ये आपको ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, इसका गुण क्या है, जलाने का काम है। ये जल है, एक अलग चीज़ मिला है, इसका काम क्या है, बुझाने का काम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के फलस्वरूप एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, जल। तो ये जो नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण किए ना, तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना, हम इसको समझ सकते हैं, पदार्थ जोड़ पदार्थ बराबर पदार्थ, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है भिन्न गुण वाला पदार्थ है, ठीक है, भिन्न गुण वाला, भिन्न गुण का। ये भी क्या है, ये भी भिन्न गुण का है, ये भी क्या है, भिन्न गुण का। और जब जुड़ा है सब, तो ये जो नया पदार्थ बना है ये भी किसका है, भिन्न गुण का। इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं जब दो, ये दो है, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उसके फलस्वरूप नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ये क्या है, नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब सुनिए, अगर आप अभिक्रिया समझ लिए तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, समीकरण। यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण। तो ये आपको क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल रहा है, जला, आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके क्या बनाया, जल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस हाइड्रोजन का संकेत लिखें यहाँ पर तो क्या बना, H2। ऑक्सीजन का संकेत लिखें, एक मिनट, इसको हम लिख ही देते हैं एक जगह। यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर बना है जल। क्या बना है? जल। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? H2। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 या फिर O2। और ये जो बना, ये बना जल। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? आप यही देखेंगे यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन का संकेत है H, ऑक्सीजन का संकेत है O, और जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया तो ये क्या बन गया? सूत्र। ये है संकेत, ये है संकेत, और ये है सूत्र। यहाँ से परिभाषा तैयार होगा कि, और ये जो है अपना, ये अपना क्या है? ध्यान देना, ये अपना क्या है? पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये यहाँ पर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम देख लिए तो बच गया समीकरण। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों, संकेतों, ये रहा संकेत, ये दोनों, और सूत्रों, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखने की विधि या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपण, संकेतों या सूत्रों के रूप में निरूपण, सूत्रों के रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, कहलाता है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाइयों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है इसमें अब सीखना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती हैं। यानी कि जैसे हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ के अवस्था के बारे में जानकारी नहीं देती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के रूप में निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। आगे जो सीखना है सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। पहला नंबर है गैस की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या होता है आप नहीं जानते, हम बताएंगे। दूसरा जो है अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तीसरा जो है रंग में परिवर्तन। चौथा जो है ऊष्मा का उत्सर्जन। पांचवा जो है ऊष्मा का अवशोषण। आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, इसकी विशेषता ये है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये है, ये रहा अपना कार्बन और ये रहा अपना ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किए तो ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों, ये रहा, आपको हिंदी में लिख देते हैं, ये रहा कार्बन और ये रहा दोस्तों आपको ऑक्सीजन। और जब अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? गैस नहीं है, गैस की उत्पत्ति हुई, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप गैस उत्पन्न हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो है अवक्षेप का बनना।
तो अवक्षेप का बनना का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ पदार्थ जो होंगे वो नीचे पेंदी में अवक्षेप बन जाएंगे, बच जाएंगे पेंदी में, और उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, AgNO3 होता है, AgNO3 इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और फिर होता है दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। और जब अभिक्रिया होती है तो बनता है AgCl और फिर प्लस का बनता है NaNO3। यहाँ पर AgCl जो है ना, ये AgCl अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप। कैसा अवक्षेप? सफ़ेद अवक्षेप। हमें ऐसा लगता है कि आप इस AgNO3 और फिर NaCl को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखना चाहेंगे, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अवक्षेप के रूप में मिल गया AgCl2 और NaNO3 अलग हो गया। अगला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि तीसरे नंबर का रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। जैसे अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक है, इसका रंग होता है। जैसे ही हम इसमें नींबू का रस मिलाते हैं, किसका? नींबू का रस, तो नींबू में अम्ल होता है। ठीक है, नींबू का रस जैसे ही मिलाते हैं इसका बैगनी रंग गायब हो जाता है। क्या होता है? बैगनी रंग गायब हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रंग में परिवर्तन हो गया। अब कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। अगर एग्जाम्पल दें हम तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम 6CO2 प्लस 6H2O की अभिक्रिया कराएं तो 6C6H12O6 बनता है और फिर प्लस का 6O2 बनता है और प्लस का 6H2O बनता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? आपको जल है। ये क्या है? जल। ये जो बना है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। क्या है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। और ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या बना है? ऑक्सीजन। और ये जो यहाँ पर बना है ये क्या बना है? जल। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस वाली है? क्या ये अभिक्रिया बिना सूर्य के प्रकाश के संभव है? नहीं होगा। यानी कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए सूर्य का प्रकाश देना जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश देंगे तो सूर्य का प्रकाश में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा इसको देना पड़ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ये बता रहा है कि अभिक्रिया को कराने के लिए किसका? ऊष्मा का, माफ़ कीजिएगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, मतलब सोख रहा है, ले रहा है। अब जो है ये ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। इस चूने पत्थर को जब हम जल में डालते हैं तो जल में डालने के फलस्वरूप ये बनता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH बन गया, और फिर बन गया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बन गया CO2 और प्लस में निकल गया H2। क्या देख रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकल गया। इसका मतलब इसके साथ साथ कुछ और निकलता है, तो जी निकलता है। आप चूना को डालिएगा पानी में, क्या होता है? खोलने लगता है कि नहीं खोलने लगता है? तो ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्मा निकल रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगा, अवशोषण का मतलब ऊष्मा जो है वो अवशोषित करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तक में बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर तकलीफ नहीं हुई होगी, अच्छे से बिल्कुल समझे होंगे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला है यहाँ पर आपको मिटा दें। अब है दोस्तों अगला टॉपिक। अच्छा, इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। अवस्था में हम क्या देख रहे थे? कार्बन ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना था यहाँ पर
CO2, ये क्या बना था? कार्बन से और ऑक्सीजन से बना था। कार्बन क्या होता है? ठोस होता है कि नहीं होता है? कोयला। और ये गैस होता है। और CO2 जो है ये क्या है? गैस है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ठोस और एक गैस मिलता है तो गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्या बनेगा भाई? H2O बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये भी गैस और ये लिक्विड। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें अवस्था बदल जाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये है कि पहला तो हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में पहला हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है और छेप बनता है, विलयन का रंग बदलता है। फिर इसके साथ साथ कह सकते हैं विलयन का रंग बदलता है, और विलयन का रंग बदलने के साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं कि हम उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और फिर किसकी उत्पत्ति होती है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। इतने सारे कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और अगला है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। देखो ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। क्या करने के नियम? लिखने के नियम। हम चूंकि जानते हैं कि आप ये समझ गए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसलिए हम इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखना। संकेतों और सूत्रों में लिखना। संकेतों और सूत्रों में लिखना। सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो लिखने का तरीका क्या है पहला समझ लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जैसे ये मान लीजिए अभिक्रिया A और B के बीच हो रहा है और ये इधर बन गया C। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला है पदार्थों को तीर चिन्ह के बाएं ओर रखते हैं। तीर चिन्ह के बाएं ओर रखते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को तीर चिन्ह के दाएं तरफ रखते हैं। दो चीज हो गया। अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए हैं उसे संकेत के रूप में लिखते हैं। तीन गो नियम हुआ। क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत के रूप में लिखते हैं। दूसरा क्या बोला गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर चिन्ह के बाएं तरफ और अभिक्रिया का फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। ये हम लिख देते हैं। पहला हम लोग क्या लिखे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। बाएं तरफ लिखते हैं। दूसरा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को तीर चिन्ह के दाएं तरफ लिखते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नया पदार्थ को तीर चिन्ह के दाएं लिखते हैं। तीर चिन्ह के दाएं लिखते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है। तीर चिन्ह के कहाँ लिखते हैं भाई? दाहिने तरफ लिखते हैं। अगला प्रोसेस जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? संकेतों और सूत्रों में लिखते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये है आपको रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। फिर एक लास्ट नियम है यहाँ पर 4 नंबर है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेने वाले तथा अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ में परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या लिखते हैं। परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसमें एक चीज़ छोड़े हैं, वो छोड़े हैं अभिकारक। क्या छोड़े हैं? अभिकारक। और एक छोड़े हैं प्रतिफल। एक क्या छोड़े हैं? प्रतिफल। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो बस इसको हम ऐसे समझ लेंगे। अभिक्रिया में तीर चिन्ह के पहले वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और तीर चिन्ह के दाहिने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ऐसे नहीं कहना तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी अभिकारक को दोस्तों कहा जाता है क्रियाकारक। इसी अभिकारक को कहा जाता है दोस्तों प्रतिकारक। इसी प्रतिफल को कहते हैं दोस्तों क्रियाफल। इसी प्रतिकारक से बनता है दोस्तों उत्पाद। तो ये सब नाम हैं जो कि आते हैं, आपको पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के बाद अब रासायनिक अभिक्रिया से फ़ायदे क्या हैं, रासायनिक समीकरण से फ़ायदे क्या हैं, फिर रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। और रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बनाएंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए होंगे? लिखिए जल्दी।